नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं 2021 बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी है उसमें आज लेकर चल रहे हैं 7th चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन तथा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करता है। अर्थात एक आवेशित कण है जिसकी चाल समान है, अर्थात उसका जो वेग है वो नियत है, तो वो कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए दोस्तों, सुन लीजिए कि यदि आवेश स्थिर होता है, आवेश यदि स्थिर होता है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब आवेश एक समान रूप से एक समान चाल से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन यदि वो त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। बट हमारे को इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो आवेश है वो एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि एक समान चाल से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसमें स ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। सीधा लंबा धारावाही चालक तार है और उसके कारण से r दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से μ0 I/2πr होता है, जहां r उस चालक से अभिष्ट बिंदु की दूरी, I उस चालक तार में से बहने वाली धारा होती है। अब हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि धारा को नियत रखते हुए यदि डिस्टेंस r/2 कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। हम नया चुंबकीय क्षेत्र B' ले लेते हैं जो कि μ0 I/2πr' से पुट कर देंगे। अब की बार डिस्टेंस r से r' कर देते हैं। जो r' है वो हमें क्वेश्चन में बता रखी है r/2 के इक्वल है। तो B' इक्वल टू देखिए μ0 I/2πr/2, तो ये 2 यहां से ऊपर चला जाएगा। μ0 I/2πr ये हमारे पास में है B और ये 2 यहां पर पड़ा ही है। तो नया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पहले के चुंबकीय क्षेत्र से दोगुना B का 2 टाइम्स हो जाएगा। 2B इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन इसमें होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। हेल्महोल्ट्ज जो कुंडलियां हैं वो किस यूज में आती है। तो देखिए, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हैं वो एक समान मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहां पर आएगा इसमें ए ऑप्शन कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यूज में ली जाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक समान रूप से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत कोई आवेशित कण यदि गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है F बराबर QVB sin थीटा। यहां पर जो आवेश है वो लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90, तो QVB बल काम करेगा। यहां पर हमें ये पूछा है कि निम्न में से कौन से कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। तो जिस कण का आवेश सर्वाधिक होता है तो उस कण पर लगने वाला बल भी सर्वाधिक होगा। तो यहां पर आप देखेंगे
कि जो लिथियम है उसके ऊपर सर्वाधिक आवेश होगा, इसलिए लिथियम पर लगने वाला बल भी सर्वाधिक होगा। इस इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य, इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य और इस पर 3 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होता है। तो लिथियम में जो आयन होता है उस पर सर्वाधिक बल काम करेगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो है द। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है और उसका जो प्रतिरोध है वो इतना अधिक होना चाहिए ताकि वो धारा ग्रहण न कर सके, शून्य धारा ग्रहण करना चाहिए। तो जब उसका प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें से धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसलिए उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। हालांकि व्यवहारिक रूप में यदि अनंत प्रतिरोध होगा तो वो रीडिंग ही नहीं दे पाएगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है और किसी एमीटर का प्रतिरोध भी व्यवहारिक रूप में शून्य संभव नहीं है। लेकिन यदि आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर की बात करें तो उनके प्रतिरोध अनंत और शून्य होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ब। छठा क्वेश्चन देखिए, किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। कि हम किसी भी धारा मापी को वोल्टमीटर तथा एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी वोल्टमीटर को यदि हम किसी धारा मापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए सुन लीजिए, वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है और धारा मापी के श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध जोड़कर इसका निर्माण करते हैं। किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम धारा मापी को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उस धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो वो जो धारा मापी है उच्च प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जब जुड़ जाता है तो वो एक वोल्टमीटर की भांति काम करेगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, इसका आंसर होगा ए कि धारा मापी से वोल्टमीटर बनाना है तो उस धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं एवं मात्रक लिखिए। देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मैं आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला रख देता हूं। हम जानते हैं कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर होता है QVB sin थीटा, और यहां से B बराबर हम पुट कर लेंगे F बट्टे में QV sin थीटा। तो देखिए B की विमा वही होगी जो F अपॉन QV sin थीटा की विमा होगी। तो F अपॉन में QV sin थीटा की विमा, यहां पर F की जो विमा है वो है M1 L1 T-2, Q यहां पर है A1 T1 इसकी विमा, V की विमा है L1 T-1, साइन थीटा एक विमाहीन राशि है ही। तो B की विमा देखिए क्या निकल कर आ रही है, यहां से M1 L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो L0 T-1 से एक T-1 भी कैंसिल हो गया तो ये यहां से T-1 से T-1 कैंसिल हो गया तो T-2 A-1। तो ये इसकी विमा आ चुकी है। अब यहां पर इसकी बात करेंगे मात्रक की। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, और इसे हम कहते हैं टेस्ला।
इसे टेस्ला कहा जाता है। तो बी का जो मात्रक है वो होता है टेस्ला, इसे हम न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति कूलाम इंटू मीटर भी कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 एम्पीयर धारा की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा दीजिए। हमारे पास में 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है देख लीजिए। हमारे पास में एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की सहायता से हम 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देने वाले हैं। क्या डेफिनेशन होगी? फॉर्मूला क्या है कि यदि आपके पास में दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है, प्रत्येक की जो लंबाई है वो यदि L है और एक में से धारा I1 दूसरे में से धारा I2 प्रवाहित होती है, तो दोनों तारों के मध्य लगने वाला बल म्यू 0 I1 I2 L अपॉन में 2 पाई d होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि यदि हम I1 और I2 दोनों को 1 एम्पीयर ले लें, L और D दोनों को यदि हम 1 मीटर ले लें, तो हमारे पास में यहां से जो F की वैल्यू है, F बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई, और म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहां से 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, 2 गुणा 10 की घात -7 रह जाएगा। तो देखिए 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार जिनकी प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर और उनके मध्य की दूरी भी 1 मीटर है तथा उन तारों के मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन है, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। मैं लिख रहा हूं, अब देखिए कि एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही चालक तार एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी, 1 एम्पीयर होगी, मतलब 1 एम्पीयर होगी। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन जिसमें हमने दी 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा। 9वां क्वेश्चन देखिए, 1 एम्पीयर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। देखिए एम्पीयर का नियम क्या है, पहले एक बार इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू 0 गुणा होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का बंद समाकलन ये बराबर होता है उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं। कुल धारा यदि आई है समेशन आई, तो उसको म्यू 0 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के बंद रेखा समाकलन के बराबर, और यही है एम्पीयर का परिपथीय नियम। देखिए उसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए कि धारामापी में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के ध्रुव खंड अवतल आकृति में क्यों बनाए जाते हैं। कि धारामापी में दो चुंबक प्रयोग में लिए जाते हैं, उनके मध्य कुंडली रखी जाती है, उन दोनों चुंबकों के जो सिरे हैं N तथा S जो ध्रुव हैं
वो अवतल कटे होते हैं, इस तरीके से कटे होते हैं ताकि वो एक त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकें। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के पीछे रीजन है कि वो अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में रहने चाहिए। तो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, उत्पन्न हो सके। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के पीछे रीजन है टो मैक्सिमम करने के लिए। टो मैक्सिमम के लिए ध्रुवखंड हैं वो अवतल आकृति के रखे जाते हैं। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए धारामापी में प्रयुक्त जो स्थायी चुंबक होते हैं उनके पृष्ठ हैं वो अवतल आकृति के रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारामापी की धारा सुग्राहिता को हम ऐसे आई से पुट करते हैं जो कि प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप के तुल्य होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है NAB/C। तो देखिए यहां से स्पष्ट है कि धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं। N है फेरों की संख्या, जो कुंडली है धारामापी की, उस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, यदि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारामापी की सुग्राहिता भी बढ़ जाती है। ए यहां पर है कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर भी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। बी यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को भी बढ़ाकर धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ में यहां पर सी है ऐंठन नियतांक, तो ऐंठन नियतांक को कम कर जो धारामापी में प्रयुक्त जो तार होता है, निलंबन तार या स्प्रिंग का जो मरोड़ी नियतांक है, जो ऐंठन नियतांक है, उसको कम करके धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक कम करके, नियतांक कम करके, कम यहां पर आएगा कम, तो ऐंठन नियतांक को कम करके भी धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस या डॉट से दिखाइए। देखिए ये जो क्रॉस का साइन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर हो, और डॉट का जो साइन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस वायर में से जब धारा बह रही है तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब यहां से धारा प्रवाहित होगी तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से अंगूठे को इस दिशा में रखेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस डायरेक्शन में होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। इसको हम क्रॉस के साइन से इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां पर हमें ज्ञात करनी है, तो इस यहां पर भी हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करेंगे। तो अंगूठा इस डायरेक्शन में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां होगी इस तरीके से। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तल के लंबवत बाहर की ओर, और तल के लंबवत जब बाहर की ओर होती है तो उसको इस तरीके से डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या है जबकि उसका द्रव्यमान स्मॉल m दे रखा है, आवेश q दे रखा है। हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो
अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के तुल्य होता है। यहां से हम वी से वी कैंसिल कर दें तो हमारे पास में आर बराबर आ जाएगा एम वी अपॉन में क्यू बी के इक्वल। तो जो त्रिज्या का फॉर्मूला है वो आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो ये आ जाएगी पथ की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तथा एमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में और एमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को मतलब धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध तथा एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध या संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। 15वां क्वेश्चन देखिए कि एक धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारा मापी के साथ 1 ओम का संट जोड़ दिया जाए तो धारा मापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन के अंदर धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है G बराबर 99 ओम। इसके साथ में हमें बता रखा है कि पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा IG 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। साथ में 1 ओम का संट भी बता रखा है। संट प्रतिरोध को हम ऐसे पुट कर रहे हैं जो कि हमें 1 ओम दे रखा है। धारा मापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम संट प्रतिरोध S का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं IG इंटू कैपिटल G बट्टे में I माइनस IG। तो यहां से हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो I माइनस IG बराबर आ जाएगा IG इंटू कैपिटल G बट्टे में S और I इक्वल टू आ गया है IG G बट्टे में S प्लस IG। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। IG का जो मान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻³ G का मान दे रखा है 99 और S का मान हमें दे रखा है 1 प्लस में IG की वैल्यू दे रखी है -3। तो यहां से देखिए क्या निकल कर आएगा 10⁻³ दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 99 प्लस 1 100 हो गया। 10⁻1 आ गई। इसका मतलब आ गया है 0.1 एम्पियर। तो धारा मापी द्वारा मापी जा सकने वाली जो अधिकतम जो धारा है वो है 0.1 एम्पियर। अगला जो क्वेश्चन है वो है धारा मापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए। हमें धारा मापी के दक्षतांक को डिफाइन करना है जिसे अक्स से लिखा जाता है। अक्स बराबर होता है 1 बट्टे में धारा सुग्राहिता या हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं I बट्टे में फाई। इसका अर्थ ये हुआ है कि फाई का मान यदि आप 1 कर दें तो जो I है वही धारा मापी का दक्षतांक होगा। अर्थात हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति एकांक विक्षेप के लिए धारा मापी से प्रवाहित धारा मापी का दक्षतांक कहलाता है।
या हम ये भी कह सकते हैं धारा सुग्राहित के व्युत्क्रम को दक्षतांक कहते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि धारा मापी में प्रति एकांक विक्षेप के लिए प्रति एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा मापी का दक्षतांक कहलाती है। धारा मापी का दक्षतांक कहलाती है। इसको हम चाहें तो दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि अक्स बराबर होता है 1/में SI, जहां SI है धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है में 500 फेरे हैं, इसमें 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में L बराबर दे रखा है 0.5 मीटर। इस परिनालिका की रेडियस R बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इस परिनालिका में फेरों की संख्या दे रखी है 500। यहां पर हम देख सकते हैं कि L का मान इसके त्रिज्या की तुलना में काफी बड़ा है, तो हम इस परिनालिका की लंबाई अधिक लेकर चलेंगे और अधिक लंबाई वाली परिनालिका के केंद्र पर भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है μ0 NI। तो यहां से हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। N यहां पर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसे हम कुल फेरे बट्टे में कुल लंबाई से भी पुट कर सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। μ0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n का मान है 500, I का जो हमें मान दे रखा है वो है 5 एम्पियर और L हमें दे रखा है 0.5। तो यहां से इन सब की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 पॉइंट से 1 0 और ऊपर चला जाएगा। 5 को यहां से इस 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 20। तो 1 0 यहां से और निकल गया, 3 0 है, 1 0 और गया 4। इसको इससे गुणा करेंगे तो 6.28 गुणा 10⁻³ टेस्ला हमारे पास में आ जाएगा। 18वें क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उसकी अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁵ टेस्ला है। तार में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में R बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, B बराबर हमें दे रखा है 10⁻⁵ टेस्ला। हमें तार से प्रवाहित धारा का मान पूछा है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ऐसे हमारे पास में एक वायर है जिसमें से धारा बह रही है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस वायर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। हम इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं। B बराबर होता है μ0 I/2 पाई r। तो यहां से I की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए। I निकाल लेंगे हम यहां से। B का मान है 10⁻⁵, μ0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में I/2 पाई। R की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 2 भी कैंसिल हो गया। पॉइंट यहां से हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लग जाएगा। तो I बराबर देखिए क्या निकल कर आएगा, 10⁻⁵ बट्टे में 20 गुणा 10⁻⁷। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2, 10⁻⁻6 रह जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस में 6, तो 10 ऊपर रह जाएगा। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10/2 बराबर 5 एम्पीयर आ जाएगा। फिर 19वां क्वेश्चन हमारे पास में है, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए।
बायो सावर्ट के नियम का जो अदिश रूप है dB इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा अपॉन, देखिए म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आ जाता है, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। इसको जब हम सदिश रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। इस फॉर्म में इस नियम को लिखा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 20वां क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर अर्थात 0.1 मीटर, फेरों की संख्या हमें दे रखी है 100, धारा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 एम्पियर। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू 0 n I अपॉन 2R। तो यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू 0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n की जो वैल्यू है वो है 100, I का जो मान है वो है 1, 2 गुणा में R की जो वैल्यू है वो है 0.1। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे, 2 से यहां से कैंसिल हो गया। B बराबर देखिए कितना निकल कर आएगा, 2 इंटू पाई ये हो गया 6.28, 10⁻³ यहां प्लस में, माइनस में है 10 की घात -7, तो यहां पर 10 की घात -4 रह जाएगी। तो ये हमारे पास में आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 21वां क्वेश्चन देखिए, एक लंबी धारावाही तांबे की खोखली नली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। हमारे पास में एक तांबे की नलिका है, खोखली नलिका है, और इस खोखली नलिका में से धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके मध्य भाग में इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऊपरी भाग के द्वारा नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, निचले वाले भाग के द्वारा ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी प्रकार से इस वाले सभी बिंदुओं के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तथा इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 22वां क्वेश्चन देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका टेस्ला के साथ में संबंध बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो होता है गाउस। तो मात्रक होता है गाउस, और टेस्ला के साथ में इसका संबंध क्या है। एक जो टेस्ला है वो होता है 10 की घात 4 गाउस के बराबर। एक टेस्ला बराबर होगा 10 की घात 4 गाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख खींचिए। हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। ये हमारे पास में इधर कोई वृत्ताकार कुंडली है इस तरीके से, और जब हम इसके केंद्र से दूर की ओर चलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में इस तरीके से बदलाव आता है। और यदि हम इस कुंडली के केंद्र पर देखेंगे तो सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, और जैसे जैसे दूर चलेंगे तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। तो एक तरफ हमने लिया चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी तरफ हमने ली है दूरी, तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्राप्त होता है। 24वां क्वेश्चन देखिए कि धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से लिखा जाता है, NIA के बराबर होता है। कुंडली में फेरों की संख्या, उसमें से प्रवाहित धारा तथा कुंडली का जो क्षेत्रफल है, धारावाही लूप का जो क्षेत्रफल है, उनके गुणनफल से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को पुट करते हैं। अब इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देख लीजिए। चल कुंडली धारामापी में एक मुलायम लोहे का क्रोड काम में क्यों लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी चल कुंडली धारामापी के अंदर मध्य भाग में एक मुलायम लोहा अर्थात कच्चे लोहे का क्रोड, बेलनाकार क्रोड का प्रयोग करते हैं,
और हम जानते हैं कि लोहा है वो एक लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है तथा उसमें से मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम मुलायम लोहा का क्रोड प्रयोग में लेते हैं तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि मुलायम लोहा या कच्चा लोहा है उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक से अधिक संख्या में गुजरेगी और उसी वजह से ही कच्चे लोहे का प्रयोग चल कुंडली धारामापी में क्रोड के रूप में यूज में लेते हैं। तो दोस्तों ये थे 7th चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे।